आज हम विलेन जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें मोल प्रभाज तथा पार्ट पर पीपीएम और जो विलेयता है वो सारे टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए। इससे पहले आपको मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है और विलेन के प्रकार सभी चीज़ें आपको अपलोड हो चुकी हैं। उन वीडियोज़ को देखकर आप सीरीज फॉलो करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है? सबसे पहले मोल प्रभाज देखिए, मोल अंश या अथवा मोल प्रभाज। देखिए जो मोल प्रभाज होता है उसे हम मोल अंश भी कहते हैं। देखिए इसका जो इसे हम दर्शाते कैसे हैं, उसे हम x कैपिटल X को समानांतर मोल अंश के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए मोल अंश होता क्या है? मोल अंश बराबर होता है अवयव के मोलों की संख्या बटा के सभी अवयवों की कुल मोलों की संख्या। मान लीजिए एक विलयन है, उसमें आपको 10 मोल, उसमें जो मोलों की संख्या है विलयन में पूरे कुल मोलों की संख्या 10 मोल है और उसमें जो विलेय की जो मोल हैं वो 3 मोल हैं। तो यहाँ पर मोल का प्रभाज का मतलब है कि 3/10, यही होता है मोल प्रभाज। अब देखिए जो अन्य हम मानेंगे आगे वो होगा विलेय के मोलों की संख्या, NB होगा विलायक के मोलों की संख्या। तो देखिए जो विलेय है, ए आपका विलेय है और बी आपका विलायक है। यहाँ पर ए आपको विलेय मान लेते हैं, लिख भी देते हैं। ए आपको विलेय है और बी है विलायक। तो देखिए जो विलेय का जो मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय में मोलों की संख्या और बटा के जो कुल मोलों की संख्या है, अर्थात विलेय और विलायक दोनों को मिलाकर जो कुल मोलों की संख्या है विलयन में, उसके बराबर मोल प्रभाज होगा। और देखिए अगला जो है वो विलायक के मोलों की संख्या आपको क्या होगा? देखिए जो विलायक के मोलों की संख्या है वो बराबर होगा विलायक में मोलों की संख्या बटा के विलयन में पूरा, अर्थात विलेय और विलायक दोनों के विलयनों की जो मोलों की संख्या है उसके बराबर होगा। देखिए तो यहाँ पर ये आपको जो मान लीजिए ये विलेय है विलायक है, इन सब का जो मोल प्रभाज है, जो उन सब का योग जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपको पिछले साल भी सवाल आया था बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए आपको 2 मोल प्रभाज दिया है, 3 मोल्स और 5 मोल्स, तो आपको उन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा आपको 1 मोल ही आएगा। चलिए जो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे, जो आपको सिंपल ही है। देखिए 3 मोल विलेय है, मतलब Na का मान आपको 3 मोल है। और जो विलायक के, देखिए जो विलायक का जो 500 ग्राम विलायक के विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, और विलायक का अणुभार 50 है। तो देखिए यहाँ पर विलायक जो है NB, उसके मोलों की संख्या क्या होती है? तो विलायक की कुल मात्रा, विलायक की कुल मात्रा बटा के अणुभार होता है, ये आपको फॉर्मूला होता है। तो इस पे हम भर देते हैं। देखिए 500 बटा के 50, अब इसे हम कैंसिल करते हैं। देखिए तो 10 आएंगे, यहाँ पर 10 मोल आ गया आपका। अब मोल प्रभाज का जो फॉर्मूला होता है वो A के लिए, देखिए A के लिए जो फॉर्मूला होगा वो Na/Na प्लस NB। तो आपको जो विलेय के लिए जो मोल प्रभाज है उसका मान आपका आएगा 10 + 3 यहाँ पर। और ये देखिए जो अगला है यहाँ पर विलायक के लिए कुल मोलों की संख्या, तो NB/Na प्लस ऑफ NB। तो यहाँ पर देखिए तो जो NB है वो विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक में मोलों की संख्या 10 और कुल मोलों की संख्या 13। ये आपका देखिए सॉल्व हो गया है। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए जो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? PPM इसे शॉर्टकट में बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है, देखिए मिलियन का मतलब होता है कि 10 पे 6, ये होता है इसका मिलियन का मतलब। देखिए जो इसका पार्ट पर मिलियन का जो फार्मूला है, उस जो परिभाषा है उसे पढ़ते हैं सबसे पहले। जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित करते हैं। PPM में प्रदर्शित करना ही आपका पार्ट्स पर मिलियन या PPM कहलाता है।
जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात सूक्ष्म है तो उसे पार्ट पर मिलियन में प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए जो पार्ट्स पर मिलियन का जो फॉर्मूला होता है वो अवयवों की भागों की संख्या बटा के विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की कुल भागों की संख्या गुणे 10/6 ये होता है। और आपको अगर पार्ट पर बिलियन बोल दिया तो यहाँ पर अवयवों के भागों की संख्या बटा के विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या बटा गुणा में यहाँ पर 10/9 हो जाएगा। ये आपका बिलियन का जो आपको अगर पूछ दिया तो देखिए जो आपको अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ठोस का द्रव में विलयन। देखिए जो ठोस का द्रव में विलयन होता है उसमें सबसे पहला टॉपिक है विलेयता। ठीक है, विलेयता क्या होता है? विलेय का अधिकतम मात्रा जो दिए विलायक की निश्चित आयतन में व निश्चित ताप पर घुलने में विलयन को संतृप्त कर दे। मतलब जो पानी है उसमें चीनी की जो अधिकतम मात्रा है उससे घुलने पर वो पूर्णतः उसमें विभाजित या उसकी जो जितनी आवश्यकता में वो घुल सकता है उसकी जो घोलने की जो कैपेसिटी है उसे पूर्ण कर दे चीनी, तो उसे ही विलेयता कहते हैं। देखिए जो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को विलेय की प्रकृति भी प्रभावित करती है। देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए NaCl जल में घुल सकता है, नमक आपको जल में घुलता है लेकिन आपको नमक को अगर मुंह में घोलेंगे तो नहीं घुलता है। अर्थात जो विलेय है उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है विलेयता। अब देखिए जो विलायक क्या होता है, विलायक की प्रकृति अर्थात विलायक की जो प्रकृति है उस पर भी जो विलेयता है वो निर्भर करता है। देखिए NaCl जल में घुल जाता है लेकिन NaCl बेंजीन में नहीं घुलता है। देखिए जो विलेयता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा भी और घटेगा भी। तो देखिए जो बढ़ने का जो आपको उदाहरण है वो देखिए वो KNO3 और जल को यहाँ पर गर्म करने पर देखिए ऊष्माशोषी होता है और इसमें जो विलेयता है KNO3 का वो देखिए बढ़ रहा है। लेकिन जो अगले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर जो अगला एग्जाम्पल है मेरा देखिए H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करने पर यहाँ पर H2SO4 की जो विलेयता है वो घट रहा है। मतलब जो ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है वो घटता भी है और बढ़ता भी है। अब चलिए आगे चलते हैं। चौथा टॉपिक, ठोस का द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब देखिए जो ठोस है उसका द्रव में विलेयता पर जो दाब का जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो ठोस है उसके ठोस का द्रव में जब मिलता है, जब ठोस द्रव में मिलता है तो उसमें जो दाब ऊपर से दाब जो फोर्स लगाया जाता है उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए जो अगला टॉपिक है ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए गैस का द्रव में विलेयता क्या होता है। इसके बाद वाले वीडियो में आपको हेनरी के नियम के अनुप्रयोग तथा हेनरी के नियम पे जो न्यूमेरिकल जैसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, सभी चीज़ें सिर्फ एक वीडियो में आएगा, तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सीरीज में फॉलो कीजिए, आपको हर चीज़ पूरी तरह से कंप्लीट मिलेगी। तो चलिए इस टॉपिक को हम जल्दी से फिनिश करते हैं। गैस का द्रव में विलेयता, जब गैस द्रव में जब घुलता है तो क्या क्या होता है। देखिए जो जब गैस है वो द्रव में घुल जाएगा तो नज़र तो आएगा नहीं, तो उसके आयतन में कमी हो जाएगी, वो कम जगह छेकेगा तो उसकी जो आयतन में कमी आ जाएगी। और जो प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है, अर्थात उसमें जो ऊष्मा है वो मुक्त होता है। अर्थात देखिए डेल एक्स वो 0 से छोटा होगा। देखिए आगे चलते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है जो आपका जो ऊष्मा है, मान लीजिए जो कार्य करने की क्षमता है उसमें जो खराब ऊष्मा होती है या ऊर्जा होती है उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। और एंट्रोपी में कमी अर्थात जो आपका जो देखिए मान लीजिए एक ऊष्मा का पैकेट है उसमें आप 85% ऊष्मा यूज करते हैं और 15% नहीं, तो ये जो 15% ऊष्मा है वो इसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो जो जिसका हम यूज नहीं करते हैं उसमें आपकी जो गैस है उसे द्रव में घोलेंगे तो जो खराब ऊष्मा है उसमें कमी आती है। अब देखिए जो डेल एस है उसे एंट्रोपी दर्शाते हैं, वो 0 से यहाँ पर छोटा होगा।
अर्थात नेगेटिव होगा। अर्थात देखिए डेल जी अर्थात गिब्स मुक्त ऊर्जा इक्वल टू डेल एच नेगेटिव ऑफ डेल एस, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा का समीकरण है। देखिए अतः ताप निम्न होने पर जो डेल जी अर्थात गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो 0 से कम होगा, और वह उच्च ताप होने पर डेल जी धन अवशित धन होगा। अर्थात जो क्रिया होगी अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्रिया होगी ही नहीं। गिब्स मुक्त ऊर्जा नेगेटिव होती है तभी वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाती है। अतः जो गैस का द्रव्य में जो विलेयता है वो निम्न ताप पर स्वतंत्र होता है। देखिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है उसका मान जब नेगेटिव होता है तभी आपको अभिक्रिया हो सकता है। जब पॉजिटिव होता है तो आप किसी से भी अभिक्रिया नहीं करा सकते हैं। देखिए जो V गैस होता है अर्थात जो गैस का जो आयतन होता है वो गैस जब लिक्विड जो द्रव में गैस घुल जाता है उससे अधिक होता है। लासातालिये नियम के अनुसार कि दाब वृद्धि में गैस की विलेयता द्रव में बढ़ेगा। लासातेलिये एक वैज्ञानिक है, उनके नियम के अनुसार दाब वृद्धि पर गैस की विलेयता द्रव में बढ़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।